साथियों, आज का वीडियो ITR 1 के लिए है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आजकल दो टैक्स रिजीम है, न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे कि किस तरीके से आप खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर सकते हैं। ITR 1 तब यूज होता है जब आपकी सैलरी से इनकम हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो या आपको इंटरेस्ट इनकम आदि हो। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस डिफरेंट है। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब वीडियो शुरू करते हैं और ITR 1 की फाइलिंग के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए अब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर लॉगिन बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना पैन नंबर यहाँ पे फीड करेंगे, कंटिन्यू बटन दबाएंगे, चेक बॉक्स पर यस करेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ एंटर करके कंटिन्यू बटन पर अगेन क्लिक करेंगे और तब आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ ई फाइलिंग सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 को हम सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ITR 1 3 पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल, HUF एंड अदर पर्सन। लेकिन हम इंडिविजुअल हैं तो हम इंडिविजुअल बटन पर यस करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। ITR 1 फॉर्म को हम सिलेक्ट करेंगे, देन प्रोसीड विद ITR 1। अब यहाँ से ITR 1 हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगेन हम लेट्स गेट स्टार्ट पर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब ये हमसे 3 ऑप्शन पूछता है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू टू सम कंडीशंस जो सेक्शन 139(1) के अंदर लिखी हुई हैं, या फिर किसी अदर रीजन से आप ITR को फाइल कर रहे हो, यानी वॉलेंट्री आप फाइल करना चाहते हो। लेकिन क्योंकि हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू बटन पर अगेन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ हमसे कंफर्मेशन पूछता है, इसको ओके करेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास ये 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लाइबिलिटी। एक एक करके हमें सभी ऑप्शन को कंफर्म करना है और एक एक करके ही ये सारे ऑप्शन खुलेंगे। जब हम पहले ऑप्शन को कंफर्म करेंगे यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए अब ये कैसे काम करता है। यहाँ पर ये एरो बटन है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, आपके यहाँ सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दे जाती है, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर वगैरह वगैरह, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इनमें से अगर आप किसी चीज़ के अंदर चेंज करना चाहते हो तो एडिट बटन का ऑप्शन भी यहाँ पर है, आप अपडेट कर सकते हो। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन आ जाता है। 31 जुलाई 2024 से पहले जितनी भी रिटर्न्स फाइल होंगी वो सारी सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल होंगी। लेकिन अगर आप पहले अपनी रिटर्न को फाइल कर चुके हैं तो आप 139(5) को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप रिवाइज करना चाहते हैं अपनी रिटर्न को तो ये वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। या फिर अगर इनकम टैक्स से आपके पास कोई नोटिस आया है तब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम 139(1) को सिलेक्ट करेंगे। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पे और बता देता हूँ कि यहाँ एक नीचे ऑप्शन और है, फाइल इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन। इसको अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो देखेंगे ऊपर वाला ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गया। यानी कि अगर हमारी कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस हमारे पास आया है तब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अगर इनकम टैक्स से कोई नोटिस, स्क्रूटनी नोटिस हमारे पास आया है तब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा। तो ये 3 ऑप्शन जो लास्ट के दिए हुए हैं 142 सबसेक्शन 1, 148, 153C, ये सारे स्क्रूटनी केसेस में एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन हमारी नॉर्मल रिटर्न है, विद इन टाइम हम इसको फाइल कर रहे हैं तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन हम यहाँ सेलेक्ट करके आगे चलेंगे। जब आप यहाँ से और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन इसको करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6, यानी ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जितनी भी ITR फाइल होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो फाइल होती हैं। लेकिन अगर कोई टैक्स पेयर ऐसा है जो न्यू टैक्स रिजीम की जगह पर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी ITR को फाइल करना चाहता है तो वो इस ऑप्शन को यस सेलेक्ट करेगा यहाँ पर। लेकिन अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी ITR को फाइल करना चाहता है तो नो बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ नीचे हम देखेंगे कि वो बैंक के डिटेल को आपसे कंफर्म कराता है, यानी जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप अपने रिफंड को लेना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड होगा। यहाँ इस केस के अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड है, लेकिन आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ ऐड अनदर बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो आप अपने बैंक की डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में ऐसा कोई बैंक नहीं है, इसलिए मैंने वापस बैक कर दिया इसको
और बैक करके मैं वापस अपनी पुरानी जगह पे आ गया हूँ और इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ यहाँ पहली जगह पर। यानी अभी मैंने सिर्फ पर्सनल डिटेल को कंफर्म किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रीन कलर से कंफर्म्ड बटन आ चुका है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम की तरफ जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन अगेन दिखाई दिए कि जहाँ पर हम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। वो एग्जेम्पशन क्या है कि जब आपका ऑफिस से ट्रांसफ़र हो जाता है एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए, तब आपको जो ट्रैवलिंग कॉस्ट मिलती है उसकी एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम्यूट बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर कोई एग्जेम्पशन आपको क्लेम करनी है तो येस बटन पर क्लिक करें और वो फिगर यहाँ पर लिखें। अगर कोई एग्जेम्पशन नहीं है तो नो बटन पर हम क्लिक करके सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ITR 1 के अंदर सैलरी को हमने यहाँ कंफर्म कर दी। सैलरी डिटेल को कंफर्म करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन हमें और दिखाई देते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्योंकि ITR 1 हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी फाइल होता है, लेकिन कब फाइल होता है, जब आपकी सिर्फ एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो। बेशक वो हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज़ के लिए यूज़ की हो या फिर लेट आउट हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट। मैं एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड को सिलेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलती है, इसलिए वो ऑप्शन ही एक्टिवेट नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई पुराना रेंट रिसीव हुआ है, यानी एरियर ऑफ रेंट आपको रिसीव हुआ है, तो वो फिगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उस बटन को ऐड करेंगे। आपकी नॉलेज के लिए या समझाने के लिए मैं यहाँ एक फिगर लिख देता हूँ 15,000 और इसको ऐड कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सैलरी इनकम के साथ साथ रेंटल इनकम भी आ चुकी है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इसको वापस डिलीट करता हूँ और आपको सेकेंड ऑप्शन की तरफ अगेन लेके चलता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन के अंदर ही। अभी तो मैंने आपको बताया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है, सेकंड ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो लेट आउट का मतलब है कि हमने रेंट पे दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें रेंट की कुछ ना कुछ इनकम होगी। मैं मान के चलता हूँ कि 1,50,000 रुपये मुझे रेंट से इनकम है, जिसका मैंने हाउस टैक्स भी 500 रुपीज़ का पे किया है, और इंटरेस्ट यानी उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए मैंने लोन भी लिया था, तो इंटरेस्ट मैंने पे किया सपोज़ 1 साल के अंदर 2 लाख रुपये। एरियर या कोई अनरियलाइज रेंट मेरे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मुझे -95,350 दिखा रहा है, यानी इतनी अमाउंट की एग्जम्पशन मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर सकता हूँ। इसको भी मैंने ऐड किया है यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पर देखिए, अब लेट आउट हाउस के केस में यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन जो फिगर मैंने डाली थी वो सारी फिगर्स यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन ये फिगर एक्चुअल में इस वाले असेसी के केस में नहीं है, इसलिए मैं इसको अगेन डिलीट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई फिगर गलती से भी यहाँ पर डल जाए तो आप इस डिलीट बटन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस सारे डाटा को वहाँ से इरेज कर सकते हैं और नए सिरे से एक नया डाटा वहाँ पर फीड कर सकते हैं। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या हो सकता है, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी हो सकता है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड इनकम हो सकता है। अब यहाँ पर प्री फिल डाटा में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उसको मैनुअली भी फीड कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। हम इसको येस करेंगे तो वो हमसे यहाँ फिगर पूछेगा। जैसे इस वाले एसएससी के केस में सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है 1132 का। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एफडी से इंटरेस्ट ये हमसे पूछ रहा है, क्या इनकम टैक्स से रिफंड है, उसके लिए भी कोई इंटरेस्ट इनकम आपको हुई है। अगर आपका लास्ट ईयर में कोई रिफंड बना था जो आपको मिला है, उसके ऊपर अगर इनकम टैक्स ने आपको कुछ इंटरेस्ट दिया है तो वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है और उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन इस एसएससी के केस में नहीं है, इसलिए हम इसे नो ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ और भी इनकम्स दी हुई हैं, प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड से जब हम विड्रॉ करते हैं, या पीपीएफ अकाउंट है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है इसलिए वो थोड़ा सा नीचे हमें दिखाई देगा। अब यहाँ फैमिली पेंशन है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। लास्ट में यहाँ पूछ रहा है, डू यू हैव डिविडेंड इनकम। इसके एसएससी के केस में डिविडेंड इनकम है, ये एक्चुअल में मैं इसे यहाँ पर डाल देता हूँ, 22 रुपीज़ का डिविडेंड इनकम है, और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 1132 रुपये आ गया है, डिविडेंड इनकम 22 रुपीज़ आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये फील करते हो या आपको अब ये पता चलता है स्टेज पे आने के बाद कि मैंने कोई फिगर गलत डाली है, तो उस चेक बॉक्स को आप येस करके डिलीट बटन पर क्लिक कर सकते हो
और वो डाटा यहाँ से इरेज हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने इतना सारा फिगर यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद भी आपको कुछ याद आता है कि कुछ इनकम यहाँ फीड होने से रह गई है, तो अगेन आप ऐड अनदर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप और भी इनकम यहाँ पर डाल सकते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन आता है एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम क्या हो सकती है, जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट, प्रोविडेंट फंड, वहाँ से जो भी आपकी विड्रॉल होती है एक सर्टेन टाइम के बाद। इसके अलावा आर्मी पर्सन होते हैं, उनको जो पेंशन इनकम होती है, या किसी को अवार्ड, रिवार्ड, स्कॉलरशिप से इनकम, ऐसी बहुत सारी इनकम हो सकती है जो एग्जेम्प्ट इनकम की कैटेगरी में आती है। अगर आपको कुछ है ऐसी इनकम तो आप यहाँ ऐड बटन पर, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000 रुपीज़ होती है, या और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी आपकी इनकम हो आप सिलेक्ट करके ऐड बटन पर यहाँ क्लिक करेंगे तो वो इनकम भी ऐड हो जाएगी। लेकिन ये एग्जेम्प्ट इनकम तो ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं जाता है। अब हम और आगे चलते हैं, इन सारी इनकम को हम कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन भी कंफर्म हो गया। नेक्स्ट आता है डिडक्शंस। क्योंकि हम न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर डिडक्शंस हमें सिर्फ एक ही मिलती है। वो क्या मिलती है कि अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है तो, लेकिन इस केस में वो नहीं है तो मैं इसे नो बटन पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे। जब हम इसे कंफर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 ऑप्शंस हमारे कंफर्म्ड हो चुके हैं। लास्ट में आता है हमारा टैक्स पेड ऑप्शन। टैक्स पेड ऑप्शन के अंदर यहाँ पर दिखा रहा है कि टीसीएस इसने पे किया है 9302 रुपीज़ का। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ फिगर गलत है या आप किसी फिगर को देखना चाहते हैं कि ये फिगर यहाँ पर कैसे आई, तो शो डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि किसको आपने वो टीसीएस पे किया था, टोटल अमाउंट क्या था और टीसीएस की अमाउंट क्या थी। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि ये फिगर कुछ गलत है तो उस वाले टीसीएस या टीडीएस की फिगर को आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके एडिट बटन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। आप यहाँ फिगर को चेंज भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मूव है, मैं यूँ कहूँगा डिपार्टमेंट का। जैसे इस एसएससी के केस में यहाँ कुछ फिगर मुझे गलत दिखाई दी तो मैं उनको यहाँ ठीक करा देता हूँ। ठीक करने के बाद मैं इसको यहाँ सेव करूँगा। सेव बटन पर क्लिक किया तो अच्छा, यहाँ से ये हमसे वो ईयर सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का है, इसलिए हमने वो सिलेक्ट नहीं किया था, इसकी वजह से शायद ये गलती हो रही थी। लास्ट में हमने इसको कंफर्म किया तो अब आप देखेंगे कि सारे ऑप्शन इसमें कंफर्म हो चुके हैं। लास्ट में है टैक्स लायबिलिटी। इसको भी बेशक वो हमें पता है कि 0 है क्योंकि 7 लाख रुपये से कम है इसकी टोटल इनकम, लेकिन फिर भी यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर सारे ऑप्शन को हमें कन्फर्म लेके आना है। अब इसको भी हमने यहाँ से कन्फर्म कर दिया। अब आप देखेंगे कि सारे ऑप्शन यहाँ पे कंफर्म्ड हो चुके हैं, यानी सारा डाटा आप यहाँ पर फीड कर चुके हो। प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद ये प्रीव्यू रिटर्न बटन पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पर यस करेंगे। ये कंफर्मेशन वाला पेज है जिसे हम वेरिफिकेशन वाला पेज बोलते हैं। कैपेसिटी में सेल्फ सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का मतलब होता है कि वो आईटीआर का जो भी फॉर्म है सारे का एक प्रीव्यू आपके सामने रख देगी कि आप लास्ट में आप चेक कर लीजिए कि अगर इसके अंदर स्टिल भी आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई डाटा ऐसा हो जो आपने गलती से गलत डाल दिया हो या जो भी आप करना चाहते हैं तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब लास्ट में क्योंकि ये रिटर्न मैंने ही फाइल की है, मैंने ही रेडी की है बेसिकली, तो ये सारी फिगर्स यहाँ पर ठीक हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे मैं जाता हूँ। यहाँ डाउनलोड JSON फाइल को हम करेंगे एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ई फाइल नाउ। अभी हम इस रिटर्न को फाइल करते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मैं वापस बैक चलता हूँ। ई फाइल नाउ, यहाँ पर आधार OTP आएगा, आप इसको इमीडिएट वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई लेटर, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिटर्न तो अभी सबमिट हो जाएगी लेकिन इसको ई वेरीफाई करने का ऑप्शन भी बाद में एक्टिवेट रहेगा। आप इसे 2 दिन में, 4 दिन में, विदिन 30 डेज के अंदर आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप लास्ट वाले ऑप्शन के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। इस केस में क्या होता है कि आपको अपनी आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट बैंगलोर सेंड करनी होती है विदिन 30 डेज। अगर आप 30 डेज के अंदर उसको बैंगलोर सेंड नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा माना जाएगा आपने कभी रिटर्न ही फाइल नहीं की है। लेकिन मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये अब हमसे कई ऑप्शन पूछता है कि
आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, या हम डिजिटल सिग्नेचर से उसको फाइल करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू हम उसका EVC कोड जनरेट करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। या इसके अलावा अगर पहले से हमारे पास अपना EVC कोड है या कोई OTP है तो हम उसको यहाँ पर ये वाले ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम सबसे पहले इसका OTP जनरेट करते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, जनरेट आधार OTP, और यहाँ पर हम इसका OTP डालेंगे। मैं पार्टी से आधार का OTP ले रहा हूँ अभी। एक्चुअल में ही मैं इस रिटर्न को लास्ट मोमेंट तक आपके सामने लेके जाऊँगा, लास्ट स्टेज तक लेके जाऊँगा जब ये ITR पूरी फाइल होगी। तो यहाँ पर आप अपना तो यहाँ पर हम लोग आधार OTP डालेंगे और ये आई बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने क्या OTP डाला है, सही है या गलत है। इसके बाद जैसे ही हम वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे आपकी ITR फाइल होके कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो दोस्तों ये था एक पूरा प्रोसेस। जब एक न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी टैक्स पेयर खुद अपनी रिटर्न फाइल करना चाहे तो ऑब्वियसली वो कर सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।